बात करने जा रहे हैं पीपीटी का, जो बातें रह गई थी पिछले क्लासों में, क्योंकि क्लास का ड्यूरेशन बड़ा हो गया था। तो अगर मेरा यहाँ पर अगर मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहे, मेरा 6 रहे, क्या क्या रहे मेरे पास, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहे। ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहा तो अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो याद रखिएगा कि यहाँ तक अमोनिया तक जो होता है, जनरली इतना ही आपको आता है, देखने को मिलेगा, इतना ही आपको लाइगेंड क्वेश्चन में पेपर में देखने को मिलता है। तो यहाँ तक जो होता है आपको क्या होता है, वीक फील्ड लाइगेंड होता है, और इसके बाद क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होता है। हम बात कर रहे हैं कहाँ, तो हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का। अब जब हम बात कर रहे हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में H2O से कट होता है। तो H2O से कट क्यों होता बताते हैं। इसके इधर क्या होगा, आपका वीक फील्ड लाइगेंड होगा, और H2O से स्टार्ट हो जाता है आपका क्या, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। अब दिक्कत आ रही है H2O मतलब ऑक्सीजन डोनर। ये H2O सिर्फ नहीं रहा, ये बात हो रहा है ऑक्सीजन डोनर का। तो जब Mn3+ F3+ रहेगा तो वीक फील्ड लाइगेंड है, लेकिन जब H2O रहेगा, C2O4 2- रहेगा, तो ये क्या होगा, आपका CO3+ रहेगा। समझ में आ रहा बात। तो जब CO3+ रहे तो ये क्या हो जाएगा आपका, बताइए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। बात समझिए, अगर Mn3+ है, Fe3+ है, तो ये क्या है, ऑक्सीजन डोनर आपको क्या है, वीक फील्ड लाइगेंड। अगर आपका CO3+ रहेगा, कोबाल्ट 3+, तो ये क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। इससे बहुत क्वेश्चन आया है, इसको स्किप नहीं कीजिएगा, बता दे रहे हैं, भरा पड़ा है क्वेश्चन PYQ में। जैसे एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं COH2O, ठीक है, COH2O होल 6 2+, यहाँ पर COH2O 6 3+। तो यहाँ पर आपका जो H2O है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। बात आपको दिख भी रहा होगा। और यहाँ पर जो H2O है वो आपका क्या है, वीक फील्ड लाइगेंड। तो इसका आप लोग फिर से भी खींच सकते हैं, बहुत हम लोग ये सीख चुके हैं। CO2+ D7 आ गया, D7 आ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया आपके पास, ये बन गया। अब यहाँ क्योंकि वीक फील्ड लाइगेंड है तो पेयरिंग होगा नहीं, तो यहाँ जो बनेगा क्या बनेगा, sp3D2। अब हम नेक्स्ट केस में आते हैं, कोबाल्ट 3+। तो कोबाल्ट 3+ 3d6 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो ऑक्सीजन डोनर, यहाँ जो आपका H2O ऑक्सीजन डोनर मतलब क्या, यहाँ पर जो आपके पास H2O वो क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड का मतलब क्या हुआ कि अब ये आपको पेयर करा देगा। पेयर जब होगा तो क्या बनेगा आपका D2sp3। तो ये क्या बना, इनर ऑर्बिटल में। तो ये क्या हुआ, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हुआ, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पर ये क्या हुआ बताइए, आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ध्यान देना बात को, लो स्पिन हाई स्पिन का बात हो रहा है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कंडीशन नंबर 4 का। तो कंडीशन नंबर 4 में देखना गौर से। तो कंडीशन नंबर 4 में देखिएगा, अगर फिर बात करेंगे 3D एलिमेंट का, क्या होगा बताओ, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या होगा आपको पता, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो X-, ठीक है, H2O NH3, ठीक है, Cn-, और यहाँ पे क्या होगा, CO होगा। तो ध्यान बात को रखना है ये कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तक आपका H2O तक क्या है आपके पास, बताओ, वीक फील्ड लाइगेंड है। और इसके बाद क्या होगा आपको बताइए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होगा। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। ये आपका बात क्या हुआ, ये बात आपका हुआ किसका, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड का। अब बात हो रहा है इसमें, अगर कहीं पर आपको क्या दिख जाए, +3, ठीक है, क्या दिख जाए, +4 दिख जाए ऑक्सीडेशन स्टेट, या दिख जाए आपके पास 4D, या दिख जाए आपके पास 5D, ठीक है, ये सब अगर कहीं कभी भी दिख जाए, ये सब कभी भी दिख जाए, तो अगर हम लोग जैसे बात किए हैं, बात क्या किए हम लोग, तो बात हम लोग किए हैं कि हमारे पास जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है उसमें सारे के सारे जो भी आपको दिख रहे हैं, जो भी आपको क्या दिख रहे हैं, लाइगेंड दिख रहे हैं, सब क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। जैसे आपका पास I- होगा, आपके पास क्या होगा, Br- होगा, आपके पास क्या होगा, Cl- होगा, आपके पास क्या होगा, F- होगा, आपके पास क्या होगा, H2O होगा, आपके पास क्या होगा, NH3 होगा, आपके पास क्या होगा, Cn- होगा। अब सोचना ही नहीं है, अब सबका सब क्या हो गया बताइए, सबका सब क्या हो गया, आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। इस सब के सब क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। तो याद रखिएगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी होता है कहीं पर, सबका सब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होता है। और कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल इसका होगा हमारे पास, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। जैसे, ठीक है, तो जैसे आपका पास एक तो एग्जाम्पल
जैसे PTCl4। अब देखो ऐसा होता है कि इसको समझ लेते हैं, जैसे ये आपका PTCl4 हुआ 2-, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि PT मेरा कहाँ आता है। PT मेरा आता है जैसे पहले आता है आपका निकेल, फिर आपका पास आता है PD, फिर आपके पास क्या आता है PT, ये आपका 3D8 है, ठीक है, ये आपका 4D8 है और ये आपका 5D8, समझिए बात को। तो इसका जो लाइगेंड का साइज ये होगा, ठीक है, इसके लाइगेंड का साइज ये होगा, सॉरी इसके ऑर्बिटल साइज बता रहे हैं, ये आपका जो D ऑर्बिटल साइज है, D ऑर्बिटल का यानी क्या D ऑर्बिटल है, इसके क्या होगा साइज बताइए, ये होगा। तो ये क्या होगा, जब इसका साइज बड़ा है तो क्या होगा, जल्दी इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, क्या होगा, जल्दी इंटरेक्ट करेगा, क्या करेगा, गुड इंटरेक्शन, क्या होगा, क्योंकि साइज इसका बहुत बड़ा है। जब अच्छा इंटरेक्शन होगा तो क्या होगा, जब इंटरेक्शन अच्छा होगा तो रिपल्सन मतलब क्या होगा, जब इंटरेक्शन अच्छा होगा तो क्या होगा, आपका जो आपका जो मतलब जब इंटरेक्शन अच्छा होगा तो एक्चुअली रिपल्सन भी अच्छा होगा या ओवरलैपिंग अच्छा होगा। इंटरेक्शन गुड है तो ओवरलैपिंग क्या होगी बताइए, ओवरलैपिंग भी क्या होगी, अच्छी होगी। ओवरलैपिंग अच्छा होगा तो ये क्या बिहेव करेगा, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। सब लाइगेंड PT के साथ जो भी लाइगेंड है सब क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। ऐसा क्यों हो रहा है, उसका लोब का साइज बड़ा हो गया, ठीक है, जब लोब का साइज बड़ा हो गया तो इजीली रिएक्ट करेगा, इजीली हर किसी के साथ वो इजीली रिएक्ट करेगा। खुद ये सोचो, इसका लोब खुद बाहर आ रहा है इंटरेक्शन के लिए, ठीक है, और सब में क्या हो रहा है कि लाइगेंड को जाना पड़ रहा है, मजबूर होना पड़ रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि अपने आप ये खुद बाहर आके इंटरेक्शन कर रहा है, तो अच्छा इंटरेक्शन होगा, ठीक है, गुड इंटरेक्शन होगा। जब गुड इंटरेक्शन होगा गुड ओवरलैपिंग होगा, और जब गुड ओवरलैपिंग होगा तो आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जनरेट होता है। इसके कारण क्या होगा, ये आपका पेयर करवा देगा, जिसके कारण ये क्या होगा, आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा। और इनर ऑर्बिटल होता भी नहीं, मतलब स्क्वायर क्या बनेगा, स्क्वायर प्लेनर, ये क्या बनेगा, ऑलवेज होता है स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर बनता है, ठीक है। ऐसा क्या होगा बताइए PT का, PT का होगा आपका ये आपका हो गया 5D8, क्या होगा आपके पास 5D8, यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको ओवरलैपिंग करना है, क्योंकि क्या देखो यहाँ पर सारे लाइगेंड, कोई भी लाइगेंड सब क्या स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर क्या बनेगा बताइए, ये यहाँ पर ऐसे आएगा, ऐसे आएगा और ऐसे आएगा, और ये आपका खाली हो गया। तो यहाँ पर आपके पास ये कुछ आएगा ऐसा, ये आपके पास ओवरलैपिंग होगा तो क्या बनेगा, 1 मिनट, आपका ओवरलैपिंग कहाँ ऐसा होगा तो क्या बनेगा बताओ, DSP2, क्या बनेगा, DSP2, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ, ठीक। तो अब हम चलते हैं, तो केस और देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। अब क्या कहा गया है कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपका कभी भी याद रखिएगा +3 से ज़्यादा हो, सब क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, ऑल आर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, ऑल आर क्या होगा, बिहेव करेगा जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। जैसे फिर हम लोग बात करते हैं एक बार, तो यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि हमारे पास क्या क्या लाइगेंड है। हमारे पास क्या था, फिर से जो लाइगेंड ऊपर लिखे थे X-, फिर क्या था आपके पास H2O, फिर क्या था आपके पास बताइए NH3, फिर क्या था आपके पास CN या फिर CO। तो ये सब क्या हो गया, आप बताइए, आपका ये सब के सब क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, जैसे Ni, ठीक है, F6 4 - 2 - तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो आप निकालिएगा तो +4 आएगा, ऑक्सीडेशन निकाल के देखना, +4 आएगा। तो ये +4 मतलब 3 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर कुछ नहीं सोचना, यहाँ क्या बनेगा, अब बार बार हम लिखेंगे नहीं, बनाएंगे नहीं, यहाँ क्या बनेगा बताइए, D2sp3, क्या बनेगा आपके पास, D2sp3 बनेगा, समझ में आया बात, IOC बनेगा। क्यों बना, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बताओ, कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 से ज़्यादा। तो +3 से कहीं भी ज़्यादा आएगा तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, वहाँ पर क्या बनेगा बताओ, ऑलवेज क्या बनेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। सेकंड चीज़ आता है
ऐसे एक फेमस क्वेश्चन है, उसको देखना। फेमस क्वेश्चन है Fe, ठीक है, FeCO, ठीक है, FeH2O होल 5 और N, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, बस SO4 आएगा। तो अब यहाँ पर करना क्या है, ठीक है, कि अब यहाँ जो आपके पास H2O है, H2O के बारे में बात करना है। H2O आपके पास क्या है, वीक फील्ड लाइगेंड। और NO क्या है, NO आपका जो है वो क्या है, NO प्लस होता है, क्योंकि NO जो होता है प्लस पॉजिटिव लाइगेंड होता है। NO प्लस क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है। लेकिन अब यहाँ ज़्यादा कौन है, यहाँ पर डोमिनेट कौन, इसका 5 है, इसका 1 है। तो यहाँ पर आपका जो वीक फील्ड लाइगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड से ज़्यादा संख्या में, इसलिए ज़्यादा किसका लगेगा, ज़्यादा पावर किसका होता हो, ज़्यादा पावर होगा आपका किसका, वीक फील्ड लाइगेंड, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा पावरफुल कौन होगा बताओ, वीक फील्ड लाइगेंड। तो अब मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर मेरे पास कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर हम निकाल लेंगे, इसका +1 होता है, तो यहाँ पर मैम इसका जब निकालेंगे तो यहाँ मेरा आएगा x +1 -2 क्यों आएगा, तो जब इसको आप ब्रेक करोगे इसमें Fe, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, जो पेपर में डायरेक्ट एज इट इज आ सकता है, एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगा, 2 ठीक है, प्लस SO4 2 ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, +2 आपके पास आ रहा है, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यही कर देते हैं, तो x, ठीक है, +1 और 2, x इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा, +1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बताइए, +1 है। तो अब जब आएगा +1 तो क्या होता है, ये 3D6 4S1, ये क्या होगा, Fe +1 होगा। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं आगे, तो इसका जब हम लोग करेंगे तो कैसा बनेगा बताओ, 1 2 3 4, तो यहाँ पर पहले तो इसको भरेंगे हम लोग, फिर ये हुआ, और यहाँ पर आपके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर आपके पास क्या है, P होगा, और यहाँ पे क्या होगा आपके पास बताइए, D ऑर्बिटल होगा, क्या होगा आपके पास, D ऑर्बिटल। अब NO है कमज़ोर है, मतलब NO की संख्या कम है, बट ठीक है, थोड़ा सा उसको इम्पैक्ट डालेगा, तो वो क्या करेगा, ये ज़्यादा बस ये कर सकता है कि NO इसको पेयरिंग करा देगा, और कुछ नहीं कर सकता। तो अब क्या होगा, देखो अब क्या होगा, ये आपके पास पेयर हो गया, ठीक है, आपके पास पेयर हो गया, ये खाली हो गया जगह S, और ये तीनों आपका ऐसे रह गया, और ये आपके पास ऐसे रह गया D ऑर्बिटल। तो अब आपका जो ओवरलैपिंग होगा, मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा क्या बनेगा, देख लीजिएगा, आपका जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का ओवरलैपिंग होगा। क्या बनना है, ये बनना है आपका sp3d2, क्या बनना है आपका sp3d2, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास क्या है, n का वैल्यू 3 है, n पर कितना इलेक्ट्रॉन, 3 है, ठीक है। तो n का वैल्यू, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा, निकाल लेना, √2 और 2 + 2, तो 8 4, वही मतलब 8 के करीब आएगा, सॉरी 3 है, अरे 1 मिनट, 3 होगा, 3 है ना, 3 और 3 + 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 बोर मैग्नेट हो, तो ये आपका आ सकता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और हम लोग देख सकते हैं, एक क्वेश्चन हमारे पास और आ सकता है, वो क्वेश्चन क्या है, ठीक है, वो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, Fe, ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सेकेंड क्या हो सकता है क्वेश्चन आपके पास, Fe CN5NO, क्या होगा, CN5NO। अब यहाँ क्या है, यहाँ देख लेने वाली बात यहाँ पर क्या है, कि यहाँ पर जो है आपके पास दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, ठीक है, ये भी क्या है आपके पास बताओ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, ये भी क्या है आपके पास, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड,
सब क्या है, दोनों आपका देखो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं किसका, सी का। तो सी क्या होता है आपके पास, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइक, और NO क्या होता है आपके पास, बताओ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। दोनों के आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है ना। तो जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है तो यहाँ पर 2 माइनस, मेरे ख्याल से 2 माइनस होगा। तो अब हम लोग को इसका निकालना ऑक्सीडेशन स्टेट, तो निकाल लीजिएगा, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ये सब क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब निकालिएगा तो ये आपका ये x हो जाएगा -5 + 1 - 2, तो यहाँ पर लगभग कितना आ जाएगा 4, तो लगभग x का वैल्यू आएगा +2, है ना। तो ये आपके पास आ सकता है, ठीक। तो जब ये आ सकता है +2, तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर क्या होगा, +2 है तो Fe2+ क्या होता है बोलिए, 3d6 होता है। तो अब 3d6 से स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, तो आप कर सकते हैं कि हम सीधा बना रहे हैं कि अब पेयरिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ, पेयरिंग हो जाएगा। क्या होगा आपका, पेयरिंग हो जाएगा, और ये 2 जो रहेगा, ठीक है, वैसे रहेगा। ये आपका 3d हुआ, ये आपका 4s हुआ, ये आपके पास क्या हुआ, 4p ऑर्बिटल हुआ। क्या हुआ आपके पास, 4p ऑर्बिटल हुआ। तो अब जो ओवरलैपिंग कहाँ से कहाँ के बीच में होगी, यहाँ से लेकर और यहाँ तक के बीच में होगी। तो ये बनेगा आपका D2sp, क्या बनेगा, D2sp3। तो ये सब क्वेश्चन है ना, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, ठीक है। अब मोर देन सफिशिएंट हो गया DBT में, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं आना है, ना आज आना है, ना कल आना है, ना कभी आना है, ठीक है। आप बस आप एक बार NCERT, ठीक है, NCERT को रीड कर जाइएगा, ठीक है, रीड, और PYQ, ठीक है, JEE मेंस, ठीक है, एंड एडवांस पूरा बना लीजिएगा। ये आपका होमवर्क है, ये आपका पूरा कि सारा बन जाएगा, सारा बन जाएगा, कुछ छूटेगा आपके पास नहीं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, ठीक है, कुछ बचा पार्ट था जो हम चाह रहे थे कि सब बात कर ले, तो ये हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा पार्ट नहीं है, थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ था जो मुझे लगा कि बात करना ज़रूरी है, तो आपसे बात कर लिया गया। इसको बस ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका हो जाएगा। लिमिटेशन में बहुत चीज़ें हैं, इस एक तो और इसमें चीज़ है कि ये चौथा में ये भी नहीं बता पाया कि ये आपका जो बात हो रहा है कि लाइगेंड जो है आपका, ठीक है, हम शुरू में बात किए थे इसका, ऐसे बात कुछ लाइगेंड जो आपको क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है और वीक फील्ड लाइगेंड, इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी, ये तो ये अब तो कहाँ से, ये तो मेरा CFT का कॉन्सेप्ट है। CFT में भी नहीं था ये कॉन्सेप्ट आया था आपको कहाँ से, ये कॉन्सेप्ट आया था लाइगेंड फील्ड थ्योरी से। चलो मतलब ये कॉन्सेप्ट CFT और LFT का है, ठीक है, LFT का। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर भी समझा नहीं पाया था BBT कि कौन सा लाइगेंड आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा लाइगेंड वीक है। और एक डाउट और है, लेकिन उस पर चलिए डिबेट नहीं किया जाएगा। एक डाउट आपका कॉपर के NH3 4 2+ का है, ठीक है, तो वो मतलब वो मुद्दा ही हटा देना है, ठीक है, क्योंकि वो हायर स्टडी में क्या पढ़ना है। अब हम बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, सबसे इम्पोर्टेंट ये भी था, और ये अब JEE में आज तक, इससे पहले इम्पोर्टेंट है JEE मेंस में आज तक टिल नाउ कम से कम 97 क्वेश्चन आ चुका है इस टॉपिक से। उस दोनों से कितना आया था, लगभग मेरे पास कितना था, 112 क्वेश्चन, और इस टॉपिक से 97 क्वेश्चन आ चुका है। तो समझ, इससे आपका वेटेज समझ लीजिएगा इस टॉपिक कितना हाई वेटेज है, मतलब आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो नेवर स्किप, क्या होगा आपके पास, इसको नेवर स्किप, इसे आप इसको स्किप कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो आप इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट समझ लो, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। अब हम लोग कुछ बातें करते हैं। सबसे पहली बात होगा जो हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं किसका, CFT का, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात किया जा रहा है। हम लोग टॉपिक जो न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है हम लोग का है CFT। क्या नाम है उसका, क्रिस्टल, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये ज़्यादा टफ नहीं है, आसान है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, मतलब अच्छा टॉपिक है, इजी है। ये आपका क्या है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और यहाँ पर आपको सम्मान में स्टार लगा लीजिएगा। तो कुछ बातें वहाँ पर फेलियर हो गई थी,
कौन कौन बातें फेल हुई थी? पहली बात तो ये कि स्टेबिलिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स, मतलब बहुत सारे कॉम्प्लेक्स का उन्होंने ज्योमेट्री को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। कौन नहीं कर पाया था एक्सप्लेन? मतलब समझो तो D9 तो, मतलब यहाँ तो इस तो समझो तो यहाँ पर D9 तो इतना कॉम्प्लेक्स हो गया था। यहाँ पर ध्यान रखना, कहाँ गया इसका जो लिमिटेशन है, इसमें इतना था कि ये, मतलब इसमें से एक चीज़ और देखना कि D9 कोई एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। D9 कॉम्प्लेक्स को नॉट एक्सप्लेन, सही वे में कर ही नहीं पाता प्रॉपरली। ये D9 को तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, अच्छे से नहीं कर पा रहा। बहुत सारा कॉम्प्लेक्स D9 का था जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो अब दिक्कत क्या थी? अब CFT आया। तो CFT के में क्या था बातें, उसको हम देखते हैं। तो CFT का कुछ कुछ बातें थी जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको समझेंगे CFT होता है क्या, कैसे काम करता है CFT। तो CFT की कुछ बातें थी, ठीक है। उस बातों को हम लोग, पहली बात ये कि ये थ्योरी जो है हमारी नहीं है, ये थ्योरी केमिस्ट्री की, ये थ्योरी है फिजिक्स की। ये थ्योरी कहाँ से आई है? ये थ्योरी आई है सॉलिड स्टेट फिजिक्स से। कहाँ से? इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से बताओ? ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया बताओ? सॉलिड स्टेट फिजिक्स से। कहाँ से आया होता है? ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स से आया कॉन्सेप्ट, ठीक है। दो साइंटिस्ट थे, बेथे, ठीक है। एक साइंटिस्ट का नाम था क्या, बेथे था, और एक साइंटिस्ट का नाम और था, मतलब उसका नाम भूल रहा है। बेथे था, मतलब बेथे, ठीक है। इसने खोज किया था इसका, बेथे 1929 में, ठीक है, बेथे के। तो अब इसका कॉन्सेप्ट क्या था, कि ये समझने वाली बात है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या था। तो उन्होंने क्या बताया था कि उनके अनुसार यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान रखनी है। उन्होंने बोला था, ठीक है, कि ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आयोनिक है। पहला तो है ये, यहाँ पर क्या हो रहा है? आयोनिक इंटरेक्शन। पहली बात ये ध्यान रखना, यहाँ पर क्या हो रहा है? आयोनिक इंटरेक्शन। क्या हो रहा है? आयोनिक इंटरेक्शन। कुछ बातें पहले हम आपसे एकदम शेयर कर लेते बहुत बेसिक लेवल पर। तो क्या होता है आपका आयोनिक इंटरेक्शन? मतलब अगर इसमें सेम चार्ज होगा, सेम, क्या होगा आपके पास? सेम चार्ज होगा। सेम चार्ज में क्या होता है? जैसे प्लस और प्लस होगा, ठीक है, और माइनस होगा। तो जब सेम चार्ज होगा तो क्या होगा बताइए, आप बताइए। सेम चार्ज में क्या होता है? यहाँ पर रिपल्सन होगा। क्या होगा? रिपल्सन होगा। अगर अपोजिट चार्ज रहेगा तो अपोजिट चार्ज में क्या होगा? अपोजिट चार्ज जो होगा उसमें क्या होगा? तो अपोजिट चार्ज में क्या होता है? क्या होता है बताइए? अट्रैक्शन होता है। क्या होता है बताओ? अट्रैक्शन होता है। जैसे आपके पास प्लस और माइनस है। तो ये बातें आपको ध्यान है, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स क्या है, ठीक है। यहाँ प्योरली बात होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक से, कहीं कुछ नहीं बात करना, ठीक है। दो तीन बातें ध्यान रखना। अकॉर्डिंग टू CFT क्या बोलती है? कॉम्प्लेक्स क्या है? कॉम्प्लेक्स इज द, कैसे बनता है? कॉम्प्लेक्स इज द रिजल्ट ऑफ आयन इंटरेक्शन। क्या आपके पास आयन क्या होता है? आपका इंटरेक्शन है। कॉम्प्लेक्स इज द रिजल्ट ऑफ आयन इंटरेक्शन। पहला बात ये हो गया, ठीक है। सेकेंड बात क्या हुआ? जैसे आयन मतलब क्या? आयन मतलब क्या? आयन मतलब वह पहला हुआ, तो जैसे इसमें बात हो रहा है, अब पहला तो ये हुआ आयन इंटरेक्शन। तो आयन और आयन इंटरेक्शन, ठीक है, इसी का बात हो रहा है। तो इसमें है क्या कॉन्सेप्ट, क्या है? देखो, इस आयन मतलब क्या हुआ? इस आयन का मतलब हुआ आपके पास सेंट्रल एटम। क्या आपके पास बताओ? या आपके पास क्या हुआ बताओ? सेंट्रल एटम। इस आयन का मतलब क्या हुआ आपके पास बताइए? सेंट्रल एटम। क्या हुआ आपका? सेंट्रल एटम हुआ, ठीक है।
और इस आयन के लिए क्या हुआ बताइए, आपका लाइगेंड हुआ। क्या हुआ आपके पास? लाइगेंड। ठीक है, तो एक साइड आपका सेंट्रल एटम हुआ, एक साइड लाइगेंड। लाइगेंड में क्या है, जैसे X माइनस NH2 माइनस, जहाँ माइनस चार्ज दिखिए आपको, है ना, और Cn माइनस। और यहाँ पर आकर मेटल के पास क्या होगा? प्लस चार्ज, यही होगा। तो इसके पीछे का अट्रैक्शन की बात करें, हम सब कुछ आराम से पढ़ेंगे, घबराना नहीं। सेकेंड क्या हो सकता है कि आयन डाइपोल इंटरेक्शन। सेकेंड क्या हो सकता है हमारे पास? आयन डाइपोल। सेकेंड क्या हो सकता है बताइए आपके पास? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो इसको फिर बोलेंगे मेटल। ये मेरा क्या होगा? मेटल Mn प्लस। और डाइपोल मेरा क्या हो सकता है? लाइगेंड। अच्छा, यहाँ पर जो लाइगेंड होगा वो क्या होगा? क्योंकि चार्ज नहीं होगा। क्या होगा लाइगेंड आपको बताइए? न्यूट्रल होगा। क्या होगा आपको बताइए? लाइगेंड आपका न्यूट्रल होगा। जैसे आपके पास NH3 H2O CO ये सब होता है। ठीक है, अब इसमें होता है क्या? ये जो कॉन्सेप्ट क्या है? फुल्ली इलेक्ट्रो थर्ड पॉइंट क्या है ये? मतलब इसको पॉइंट में थर्ड क्या है? इस पॉइंट में पॉइंट लिखते जाएगा। ये फुल्ली क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब 100% आयनिक। और यही इसका ड्रॉबैक भी था भाई। लाइगेंड को आप 100% आयनिक कैसे बना? वहाँ पर ऑर्बिटल्स है वो ओवरलैप करते हैं, तो ये यही इसका ड्रॉबैक होता है। ठीक है, ठीक। सेकेंड क्या था? इसके बाद क्या था? इफाइजेंस रूल को कंसिडर ही नहीं किया भाई। इफाइजेंस रूल क्या है? वह कोई आयनिक कंपाउंड कैसे कोवेलेंट होता है भाई? वो तो होता ही कुछ ना कोई 100% आयनिक ना 100% कोई कोवेलेंट है। तो यहाँ पर क्या था? थ्योरी डज नॉट एक्सेप्ट द इफाइजेंस रूल। द इफाइजेंस रूल। ठीक है, इसके बाद का पॉइंट क्या था? अब ये मेटल को हमेशा क्या मान लिया था? प्लस। अब बहुत सारा मेटल है, इससे माइनस भी होता है। बहुत सारा मेटल है, इसके बारे में कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। लाइगेंड पर प्लस चार्ज हम देखे हैं ना, NO प्लस था जैसे एग्जांपल में, NO प्लस, कोई चर्चा ही नहीं है। ठीक है, इस सब के बारे में कोई बात ही नहीं, कैन नॉट एक्सप्लेन। ये फिक्स कर लिया कि मेटल पर प्लस चार्ज है और आपके लाइगेंड पर नेगेटिव चार्ज, बस यही है, फिक्स कर लिया। और जहाँ तक बात आया हायर स्टडी में, ऑर्गोनोमेट्रिक में तो चलता ही नहीं है थ्योरम। ठीक है, तो अब हम लोग तो चलो आगे चलते हैं। अब पहले तो ये बातें हो गई कि हाँ कमी थोड़ी बहुत बातें हो। अब सबसे पहला चीज़ है आखिर होता है क्या ये? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे डी ऑर्बिटल का शेप। सबसे पहले हम लोग को डी ऑर्बिटल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो पहले देखो डी ऑर्बिटल जो मेरा होता है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। आपका जो डी ऑर्बिटल होता है, ध्यान रखना बात को, ये मेरा क्या है? डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल आपका दो टाइप का होता है। एक होता है आपके पास एक्सियल, एक होता है आपके पास नॉन एक्सियल। नॉन एक्सियल, पहला क्या हुआ आपके पास? डी ऑर्बिटल क्या हुआ? एक्सियल। और सेकंड क्या हुआ था? नॉन एक्सियल। तो एक्सियल में क्या किया गया? एक्सियल में दो डी ऑर्बिटल आते हैं। कौन कौन आते हैं? एक्सियल में दो आते हैं डी ऑर्बिटल। कौन कौन आते हैं बताइए आप लोग, कौन आता है? एक तो आता है आपके पास जो एक्सिस पर भी होता है। क्या होता है आपके पास? एक्सिस पर ही होता है। एक होता है dx² माइनस y²। ये आपके पास इधर आपका एक एक्सिस इधर, एक एक्सिस इधर, तो प्लस और प्लस माइनस, ये एक्स हुआ। ठीक है, और ये मान लीजिए वाई हुआ। इसका नाम होगा आपका dx² माइनस y²। एक एक्सिस आपका ये हो गया। सेकेंड एक एक्सिस क्या होगा?
सेकेंड क्या होता है आपके पास, ये ऑर्बिटल हुआ, यहाँ प्लस और यहाँ भी सेम फेज होता है प्लस, और इसके चारों ओर एक्स वाई प्लेन में घूमता रहता है, देखो माइनस माइनस यहाँ रहता है, ठीक है। तो इसको ये जो एक्सिस होता है, इस कौन सा एक्सिस पर होता है, ये होता है आपका जेड एक्सिस पर, इसका नाम होता है आपके पास टी जेड स्क्वायर। दो हो गया, एक हुआ आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या हो गया आपके पास डी जेड स्क्वायर। अब हम लोग इसका बात करते हैं, तो इसका भी जो है ना आपका, इसका 3 भाग में बनता है, तीन पार्ट में बनता है, ठीक है। तो पहला पार्ट आपका ये हुआ, सेकेंड पार्ट आपका ये हुआ, और थर्ड पार्ट आपका ये हुआ। तो पहला पार्ट है ये एक्स हुआ, ये वाई हुआ, इसके बीच का ऑर्बिटल, ठीक है। तो प्लस प्लस, ये क्या हुआ आपके पास डी एक्स वाई, यहाँ पर होगा वाई और जेड, मतलब जेड एक्स मान लेते, कुछ भी जेड और एक्स मान लेते हैं, तो प्लस प्लस माइनस माइनस, क्या हुआ डी जेड एक्स। एक होगा आपके पास जेड वाई, प्लस ये भी क्या होगा प्लस माइनस माइनस डी वाई जेड। तो आपका ये 5 ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल है। डी का 2 भाग है, एक एक्सियल होता है, एक होता है आपका पास नॉन एक्सियल। तो एक्सियल में 2 पार्टें होती हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक क्या होता है आपके पास डी जेड स्क्वायर। यहाँ तक कोई क्लियर, सब ठीक है। अब होता है क्या, बात समझो। अब क्या होता है कि ये मेरा इधर मेटल है, ये मेरे पास मेटल है, ये मेटल है, ठीक है। गौर से जो समझा रहे हैं चुपचाप सुनना बस आराम से, यानी ये मेरा मेटल है, और यहाँ पर मेरे पास क्या है लाइगेंड है, देखना गौर से, कलर चेंज करने दो, ये चलो, यहाँ मेरे पास क्या है लाइगेंड, यहाँ लाइगेंड, लाइगेंड मेरा जो है वो निगेटिव चार्ज, बात हो चुका नेगेटिव चार्ज ही लेना है लाइगेंड को, और ये कहीं दूर से आ रहा है। तो सोचो अभी लाइगेंड को क्या दिख रहा है, लाइगेंड क्यों आना चाह रहा है मेटल के पास, बताओ क्यों आना चाह रहा है। तो लाइगेंड को क्या दिख रहा है, एम पर प्लस चार्ज, मतलब उसको मेटल का क्या दिख रहा है, दूर से वो दिख रहा है मेटल का प्लस चार्ज। तो इसके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, क्या काम करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है भाई, इसको चाहेगा लाना, खींच रहा है अपने साइड, ठीक है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये चाह रहा है क्या कि आपका जो क्या हो लाइगेंड हो मेरे पास है। क्यों है, यहाँ पर कौन सा फोर्स काम कर रहा होता है, अट्रैक्शन का। कौन सा फोर्स काम कर रहा होता है, ये अट्रैक्शन का, ठीक है। तो पहले पास आया, अब इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी इंटरेक्शन। क्या है आपका प्राइमरी इंटरेक्शन, ठीक है। मतलब समझिए, अगर मेटल पर प्लस चार्ज है और लाइगेंड में क्या है आपका नेगेटिव चार्ज है, तो मेटल क्या चाहेगा, उस लाइगेंड को अपने पास लाना, सिंपल बात है। तो पास लाएगा तो जब जितना ज़्यादा प्लस चार्ज उतना अच्छा प्राइमरी इंटरेक्शन, अब क्या होगा प्राइमरी इंटरेक्शन। लेकिन जब लाइगेंड जब पास आया, देखो लाइगेंड जब पास आया, बहुत पास आ गया, गौर देखना, तो इसके पास क्या है डी ऑर्बिटल, गौर देखिए, इसके पास क्या है आपके पास, इसके पास क्या है डी ऑर्बिटल है। एक मिनट, ठीक है, चलो पहले इसको बना ही देते हैं, एक मिनट। बहुत पास आ गया, बहुत पास आ गया सेल के, ठीक है। तो अब लाइगेंड को क्या दिख रहा है, लाइगेंड तो आ गया भाई पास, लेकिन अब इसको क्या दिखा, यहाँ पर इसके पास डी ऑर्बिटल है, गौर देखिएगा, यहाँ इसके पास क्या है इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ है डी ऑर्बिटल में या कहीं पर इलेक्ट्रॉन है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ 2 फोर्स काम कर रहा है, देखो गौर से, ठीक है, 2 फोर्स काम कर रहा है। एक फोर्स तो ये काम कर रहा है, कौन सा, कि चाह रहा है कि इसके बीच में एक फोर्स काम कर रहा है, देखो गौर से, जो चाह रहा है उसको खींच के अपने पास लाना, एकदम मिला लेना चाह रहा है इसके अंदर।
और एक ये तो फोर्स आपका अट्रैक्शन का फोर्स हुआ, कौन सा फोर्स हुआ आपका, अट्रैक्शन का फोर्स हुआ। और एक जो फोर्स है वो क्या चाह रहा है कि दोनों के बीच में रिपल्सन हो रहा है, क्योंकि दो से अपोजिट चार्ज है। तो एक फोर्स क्या है, ध्यान गौर से, एक फोर्स क्या चाह रहा है आपके पास, ये फोर्स क्या चाह रहा है आपका, ये जो फोर्स है, यहाँ देखो ये जो फोर्स है, ये फोर्स क्या चाह रहा है, रिपल्सन। अब गौर से एक बात को समझो, जैसे ही ये इसके पास जाएगा, गौर से, ये इसके पास जाएगा तो वहाँ इसके पास भी ये भी आएगा, जैसे ये यहाँ गया तो ये भी इसके पास जाएगा। बात समझ में आ रहा है? मतलब एक समझो बात को फिर से, ये भी क्या होगा, इसके पास आएगा, इस इलेक्ट्रॉन के पास आएगा। तो जितना ज़्यादा वो मेटल के पास आता जाएगा उतना ज़्यादा क्या होगा, रिपल्सन ही बढ़ता जाएगा। मतलब अगर अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो रिपल्सन भी बढ़ेगा, बेसिक बात समझ में आ रहा है। जैसे ही ये लाइगेंड जाएगा इलेक्ट्रॉन के पास, गौर समझ, जैसे ही जाएगा इलेक्ट्रॉन आपके पास, किसके पास, तो इसी से सारा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे ही लाइगेंड कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन के पास, सॉरी मेटल के पास, तो जब ये अट्रैक्शन बढ़ रहा तो ये ज़्यादा बढ़ा। अब देखा क्या गया कि ये जो बढ़ा इसे दोगुना ये बढ़ रहा है, ठीक है, रिपल्सन ज़्यादा फील हो रहा है कंपेयर टू अट्रैक्शन। जैसे से पास जा रहा है तो क्या हो रहा है, जैसे से पास जा रहा है ये, तो जैसे से पास जा रहा है मतलब क्या हुआ, अरे यार, जैसे से पास जा रहा है मतलब क्या हुआ, जितना मेटल पास जा रहा है उतना उसको रिपल्सन भी फील हो रहा है। और रिपल्सन दे कौन रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ है, डी ऑर्बिटल में, उससे फील हो रहा है, ठीक है। तो अब बात समझो, ये आपका जो हुआ, ये इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी इंटरेक्शन। क्या होगा इसका नाम, सेकेंडरी इंटरेक्शन। क्या होगा आपको, सेकेंडरी इंटरेक्शन। तो अब एक्चुअली में हुआ क्या, बात समझो कि अब यहाँ तो समझ में सब बच्चों को। अब आगे चलते हैं, तो अब क्या हो रहा है, अब देखो मेरे पास क्या है, एक मिनट रुको, एक मिनट रुक जाओ, बनाना पड़ेगा। देखिए अब ये मेरा एक क्यूब है, ठीक है। अब इस क्यूब में ध्यान रखना, इस क्यूब में एक्सिस तुमको दिख रहा होगा, एक एक्सिस ये है, जितने भी फेस है क्यूब में सबसे तुमको एक्सिस तुमको दिख रहा होगा, और ये एक एक्सिस ये है, और एक एक्सिस आपका पास ये है। तो ये आपके पास कितना दिख रहा है एक्सिस बताइए, तो टोटल 6 एक्सिस दिख रहे हैं। अब क्या होगा, लाइगेंड इसी 6 एक्सिस से आ रहा है। ये देखो, ये आपका एक्स हो गया, मान लेते हैं, ये आपका वाई हो गया, ये आपका जेड हो गया, कुछ ऐसा एक्सिस है, ठीक है। अब लाइगेंड जो आ रहा है, लाइगेंड क्या पॉइंट है, याद रखिएगा। यहाँ पर इसमें लाइगेंड को क्या माना है, तो लाइगेंड को माना है पॉइंट चार्ज, ध्यान रखना बात को, पॉइंट चार्ज। CFT में लाइगेंड को क्या माना गया है, पॉइंट चार्ज, ठीक है। लाइगेंड आ रहा है, देखो यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी अप्रोच कर रहा है। इसका अप्रोच कहाँ है, मेटल के ओर, क्योंकि वो चाहता है मेटल के साथ बॉन्ड बनना। क्यों, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसके पास, ठीक है, ऐसे आ रहा है। तो कैसे आ रहा है, हम बात सबसे पहला बात कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल का, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल का, इसका बात कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल का बात कर रहे हैं। तो ऑक्टाहेड्रल में जो हो रहा है, मेरा लाइगेंड कहाँ से आ रहा है बताओ, सारे एक्सिस से आ रहा है, ठीक है। तो शुरू में क्या होगा, शुरू में ये फील होगा कि सबके सब क्या होगा, सबके सब अट्रैक्शन फील करेंगे। लेकिन जब पास आएगा, तो पास आएगा तो कौन सा ऑर्बिटल ज़्यादा ओवरलैपिंग फील करेगा, जो ऑर्बिटल, ध्यान से रखना, जो ऑर्बिटल मेरे किस पे होगा बताओ, एक्सिस पर होगा। जो ऑर्बिटल मेरे एक्सिस पर होगा, यहाँ वाले एक्सिस पर, इस एक्सिस पर जो ऑर्बिटल होगा, इस एक्सिस पर जो ऑर्बिटल होगा, इस एक्सिस पर जो ऑर्बिटल होगा, इस पर जो ऑर्बिटल होगा, ये होगा और ये होगा। तो जो ऑर्बिटल कहाँ होगा, एक्सिस पर होगा, वो ज़्यादा रिपल्सन फील करेगा, और जो ऑर्बिटल एक्सिस पर नहीं होगा वो कम रिपल्सन फील करेगा। इसी को हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो शुरू में क्या हो रहा है, पहले स्टार्टिंग में चलते हैं। तो शुरू में क्या हो रहा है, ठीक है, शुरू में क्या हो रहा है, देखिए पहली बात क्या है, ये आपके पास डी ऑर्बिटल है, ठीक है, देखना गौर से, 1 2 3 4 5,
यह क्या आपका डी ऑर्बिटल है, मतलब मेटल फ्री मेटल आयन का किसका है, ये आपका है मेटल आयन के Mn+। अब इसको लाइगेंड से क्या होगा, प्रेम हो गया, क्योंकि लाइगेंड के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसको लाइगेंड से क्या हो गया, प्रेम हुआ। तो यहाँ पर क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, यहाँ पर बात करेगा आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब अट्रैक्शन होता है तो कहीं पर भी, इस संसार का नियम है, कहीं पर भी अट्रैक्शन होता है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है। तो एनर्जी उसकी क्या हुई, कम हो गई। ठीक है, तो अब एनर्जी कम हो के, ठीक है, इसको नोट करो, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइमरी इंटरेक्शन क्या हो रहा है, फर्स्ट डिग्री इंटरेक्शन हो रहा है, बनाया जो है ये तुम्हारा क्या, प्राइमरी इंटरेक्शन। ठीक है, मतलब रिपल्सन हो रहा है। अब ये क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा, ये 5 जो डी ऑर्बिटल ये नीचे आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। अब बहुत जब पास आ गया तो इसमें क्या होगा, एक्साइटेशन होगा हल्का सा, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये क्या हो गया, आपका एक्साइटेशन हो गया। तो यहाँ पर अब क्या होगा, अब यहाँ पर बहुत पास आ गया, तो बहुत पास आने पर यहाँ पर क्या होता, रिपल्सन होगा। पहले क्या हुआ, देखो सबसे पहले क्या हुआ कि आपके पास अट्रैक्शन हो, तो अट्रैक्शन से आपकी क्या होगी, एनर्जी कम हो जाएगी, आपकी एनर्जी क्या डाउन हो गई। तो एनर्जी कम हुई तो और पास आया तो हल्का सा रिपल्सन हुआ। जब बहुत पास आया तो अब ज़्यादा रिपल्सन कहाँ हो गया, 2 पार्ट में बट गया। एक पार्ट आपका हो गया, 1 मिनट, एक पार्ट आपका हो गया जहाँ पर क्या है, जहाँ पर आपके पास एक्सियल में कौन है बताओ, dx² - y², यहाँ पे क्या होगा, dz²। एक पार्ट आपका चला गया जो कम रिपल्सन फील किया, तो कौन कौन, dxy, dyz और dzx। तो ये हुआ, और बीच में आपका ये तुम्हारा पार्ट क्या हुआ, ये पार्ट आपका एक्सेल वाला हुआ, एक्सेल ऑर्बिटल वाला हुआ, और इसका नाम दिया गया बाद में Eg, इसे क्या नाम दिया गया, T2g। ठीक है, ये क्या हुआ, पार्ट आपका नॉन एक्सियल हुआ, ये पार्ट क्या हुआ आपका, नॉन एक्सियल हुआ। तो ये आपको इतना नहीं करना, आपको बस यहाँ से देखना है, आपको एग्जाम में यहाँ से आएगा। ठीक है, तो पूरा कहानी समझा दी पहले क्या हुआ, तो आखिर स्प्लिट क्या कैसे हुआ। तो स्प्लिट ऐसे हुआ कि डी ऑर्बिटल 1 2 3 4 और 5 ये 2 भागों में बटा। पहला भाग आपके पास क्या है, ये 2 भागों में बट गया। 1 मिनट, ये आपको 2 पार्ट में बटा। ठीक है, पहला पार्ट क्या है आपका, dz², सेकेंड पार्ट क्या है, dx² - y, क्योंकि एक्सिस पर था तो ज़्यादा रिपल्सन फील किया तो ऊपर चला गया। और यहाँ पर क्या हो गया, dxy, dyz और dzx, और बीच में एक वेरी सेंटर आ गया। और इसका जो पूरा वैल्यू है, इसका जो पूरा वैल्यू उसको बोलते हैं डेल्टा ओ, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिट। डेल्टा ओ है क्या, डेल्टा ओ कुछ नहीं है, इसको बोलते हैं ऑक्टा हेड्रल स्प्लिटिंग। ठीक है, स्प्लिटिंग एनर्जी, डेल्टा वो क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी है। ठीक है, तो ये आपका स्प्लिट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट क्या है, जैसे अब हम लोग देख लेते हैं, इसको बोलते हैं स्टेबलाइज स्टेट। इसको क्या बोलते हैं, स्टेबलाइज्ड स्टेट। ठीक है, यहाँ ये जो हुआ ये आपका क्या, एक्साइटेड स्टेट क्या है, एक्साइटेड स्टेट, और ये आपका Eg T2g। तो अब हम लोग बात करेंगे कि स्टेबिलिटी क्या होगी। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है आपका, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, स्टेबलाइज स्टेट, नाम भी है स्टेबलाइज्ड स्टेट।
उसके बाद क्या आएगा आपको बताइए, आपके पास T2G आएगा। उसके बाद क्या आएगा, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आएगा, EG आएगा। तो ये आपके पास ऑर्डर हुआ स्टेबिलिटी का, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट बात होता है हम लोग के पास, नेक्स्ट बात होगा हम लोग पास एनर्जी, बाद में कैलकुलेशन करेंगे, फैक्टर इफेक्टिंग ये सब हम लोग लास्ट में करेंगे। अब जो बात होगा वो बात होगा आपका किस पर, बात होगा आपके पास, अब टेट्राहेड्रल पे स्प्लिटिंग सारे देख लेते हैं। टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग, ठीक है, इसका हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग का। टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग में क्या होता है कि टेट्राहेड्रल होता है कैसे बनता है टेट्राहेड्रल। तो देखो सबसे पहले आपका काम क्या एक काम क्या करना है, पहला काम हम लोग एक क्यूब ड्रॉ करना है, जो हमने क्यूब को एक ड्रॉ कर लिए। अब क्यूब ड्रॉ करने के बाद क्या करना है, इसके अल्टरनेट पोजीशन पर एक यहाँ दिए, फिर यहाँ छोड़ के एक यहाँ देना है, अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के, फिर आपको यहाँ छोड़ के यहाँ देना है, ठीक है। और आपका ठीक है, और यहाँ छोड़ के एक यहाँ दे देना। देखिए तो सारे अल्टरनेट पोजीशन पर तो आ गया लगभग, ठीक है। अब बीच में क्या होगा, आपके पास मेटल होगा, क्या होगा, Mn+। ये लाइगेंड के आने का रास्ता, ये जो हम लोग ने जो रास्ता बनाया है, ये लाइगेंड इस साइड से अप्रोच कर, ये मेरा लाइगेंड का आने का रास्ता, ये लाइगेंड अप्रोच कर रहा है, इधर से कर रहा है, इसमें मतलब जो भी हो इधर से कर रहा है, ठीक है। इसमें आपका इधर से कर रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, आपका इधर से कर रहा है। तो ये देखना गौर से, ये जो आ रहा है ये एक्सिस के बीच में आ रहा है, जो मेरा एक्सिस है इस एक्सिस के क्या हो रहा है, बीच में आ रहा है ना। देखना गौर से, कभी भी मौका मिले देखने को समझो, ये क्या और एक्सिस के बीच में आ रहा है, इन बिटवीन। ये लाइगेंड जो आ रहा है वो एक्सिस के बीच में, ये तो दो एक्सिस के बीच का जो लाइगेंड है वहाँ पर आ रहा है, कोई है। और यहाँ भी तुम देखना, ये जो एक्सिस जो आ रहा है यहाँ, जैसे ये आ रहा है, तो ये इस एक्सिस के बीच में आ रहा है। तो अब वही सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होगा जिसको जो कहाँ होगा, एक्सिस के बीच में होगा। तो फिर सेम कॉन्सेप्ट उतना नहीं समझना है। तो पहले आपका डी यहाँ बन गया, ठीक है। अब ऊपर कौन जाएगा, अब ऊपर जाएगा आपके पास कौन, जो आपका एक्सियल था, कौन था, एक्सियल। तो एक्सियल में कौन कौन है, तो एक्सियल मेरे पास, और नीचे कौन आएगा, नॉन एक्सियल, सॉरी ऊपर कौन जाएगा, नॉन एक्सियल, सॉरी गलती हो गई हमसे, ऊपर कौन जाएगा बताओ, नॉन एक्सियल। और नीचे कौन आएगा बताओ, नीचे कौन आएगा, बस एक्सियल आएगा। तो ऊपर में क्या, इस ऊपर में कौन कौन गया, नाम बताइए इसका। ऊपर में गया मेरा DXY, DYZ और DZX। नीचे कौन आया बताओ, DX² -Y² DZ²। अच्छा, इसमें कोई सिमेट्री नहीं, नो सिमेट्री प्रेजेंट, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, इसलिए यहाँ पर कोई जी नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई जी नहीं लगेगा, तो इसका नाम होगा T2, बस। इसका नाम क्या होगा आपके पास, इसका नाम होगा E2। और इसके बीच का जो एनर्जी है, ये एनर्जी क्या होगा आपके पास, डेल्टा टी होगा। क्या होगा एनर्जी इसका बताओ, डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब क्या है, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी। तो ये जान गए, क्या जान गए, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी। एक और देख लेते हैं, एक और क्या है आपके पास, स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग एनर्जी। स्क्वायर प्लेनर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर प्लेनर सब सेम है। अब हम बात करते हैं थर्ड क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या होगा बताइए आपका, स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग एनर्जी। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें
इसमें क्या होता है देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें क्या करना है, फिर आपके पास क्या होगा, 5 होगा, ठीक। इसमें बहुत बेसिक बस एक चीज़ को ध्यान रखना है ना, ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है। इसमें स्क्वायर प्लेनर क्या होता है, सबसे ज़्यादा कहाँ रहता है, एक्स वाई एक्सिस पर। तो एक्स वाई वाला सबसे ज़्यादा ऊपर जाएगा, क्योंकि देखो स्क्वायर प्लेनर कैसा होता है, तुम ध्यान दिया हो तो ऐसा होता है, मेटल हुआ, ठीक है। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो जो एक्स वाई एक्सिस पर सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ पर जेड में कुछ नहीं है, ऊपर जेड एक्सिस में कुछ है, कुछ नहीं है, सबसे कम रिपल्सन कहाँ, जेड वाले में। बहुत बेसिक बात, इसी में सारा चीज़ खत्म हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन फील होगा यहाँ पर कहाँ, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा आपके पास, डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक, ठीक है। पहले आपको क्या सॉल्व करना है, ऑक्टाहेड्रल बनाना है, ठीक। क्या है आपके पास, ऑक्टाहेड्रल। तो ये दो भाग में बटेगा, देखिए, एक बटेगा आपका ईजी, एक बनेगा आपको बताइए T2G, ठीक है। ये आपको क्या पार्ट हुआ, ईजी। यहाँ पर आपके पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा, डी जेड स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। तो ये चला गया ऊपर कौन, यहाँ पर। आप देखो यहाँ पर क्या था, ऑक्टाहेड्रल था, और यहाँ पर क्या है आपका स्क्वायर प्लेनर, ये स्क्वायर प्लेनर कर रहा है। ऊपर क्या है आपको बताओ, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये आपका डी जेड स्क्वायर जो नीचे आ गया, ये आपका क्या हुआ, डी जेड स्क्वायर। और यहाँ देखो, यहाँ वाला ये पार्ट है एक्स वाई वाला, क्योंकि ये भी एक्स वाई प्लेन पर ज़्यादा रिपल्सन होगा, तो यहाँ चला गया कौन, डी एक्स वाई, और यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, यहाँ पर क्या आ गया पास, ये दोनों सेम हो गया, डी एक्स जेड और डी वाई जेड। तो ये आपका स्प्लिटिंग एनर्जी बन गया, ये आपका स्क्वायर प्लेनर का है, ये आपका ऑक्टाहेड्रल का है, ठीक है। तो अब ठीक है, अब हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा, और इसके बीच का जो स्प्लिटिंग एनर्जी होता है उसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग एनर्जी। तो यहाँ से यहाँ तक का बात हुआ, तो देखने में बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। ये आपका डेल्टा स्क्वायर प्लेनर, सबसे ज़्यादा जो स्प्लिटिंग एनर्जी होता है, ऑर्डर ऑफ स्प्लिटिंग एनर्जी, ऑर्डर ऑफ स्प्लिटिंग एनर्जी। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, सबसे ज़्यादा होगा स्क्वायर प्लेनर, किसका होगा। फिर आपके पास आएगा डेल्टा ऑक्टाहेड्रल का, और सबसे कम जो होता है डेल्टा टी, मतलब टेट्राहेड्रल का। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इतना पार्ट हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट था। हम लोग ने क्या जाना इसमें, हम लोगों ने जाना कि हम लोगों ने पूरा देखा कि क्या कॉन्सेप्ट है, हम लोगों ने देखा कि कैसे, ठीक है, कैसे आपका स्क्वायर ऑक्टाहेड्रल ब्रेक होता है, कैसे इंटरेक्शन हो रहा है, कैसे ब्रेकिंग हो रहा है। तो ये सब हम लोगों ने देखा, समझा। अब नेक्स्ट टारगेट हम लोग के पास क्या है, ये समझाना कि किन किन बातों को डिपेंड करता है, किन किन बातों को डिपेंड नहीं करता है। मतलब मेन मुद्दा हम लोग को जो पढ़ना है वो डेल्टा ओ के बारे में पढ़ना है, ठीक है। डेल्टा ओ मतलब कि हम लोग को जनरली ये ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी के बारे में पढ़ना है, तो ठीक है। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, वो है फैक्टर इफेक्टिव। क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फैक्टर, ठीक है, अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग। क्या पढ़ना है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग ये आता है पेपर में क्वेश्चन, बाबू ध्यान रखना। स्प्लिटिंग पैरामीटर, स्प्लिटिंग पैरामीटर क्या होगा, डेल्टा नॉट। इसमें होता है क्या, देखो एक एक कर देखेंगे। पहला हम लोग चालू करते हैं, फर्स्ट में बात करते हैं मेटल के अकॉर्डिंग क्या करता है, मेटल रिलेटेड फैक्टर, मेटल रिलेटेड फैक्टर।
कि मेटल के अकॉर्डिंग क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है डेल्टा नॉट पर या डेल्टा ओ पर। तो पहला क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। फर्स्ट इसका ये पार्ट क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर किसी मेटल का, ध्यान रखना, अगर किसी मेटल का, ठीक है, अगर किसी मेटल का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन इंक्रीज कर गया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट के इंक्रीज करने से क्या इंक्रीज करेगा, पहला चीज़ क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। लिख लेते हैं इसको अच्छे से, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। ठीक है, तो मान के चलते हैं, ठीक है, कि आपका किसी मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन, किसी मेटल आयन का क्या हुआ आपको बताओ, किसी मेटल आयन का आपका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करके, समझ में आ रहा है, किसी मेटल आयन का जैसे +3 था तो +2 हो गया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा होने से क्या होगा, आपका जेड इफेक्टिव क्या होगा बोलो, बढ़ेगा। जब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आपको अट्रैक्शन का फोर्स बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या बढ़ेगा, इंट्रैक्शन बढ़ेगा, मतलब रिपल्सन भी बढ़ रहा है और अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका फर्स्ट डिग्री प्राइमरी इंट्रैक्शन बढ़ेगा। प्राइमरी इंट्रैक्शन में क्या था, प्राइमरी इंट्रैक्शन आपका क्या होगा बोलो, बढ़ेगा। तो प्राइमरी बढ़ेगा, सेकेंडरी भी अपने आप बढ़ेगा, बात हो चुका है। जितना वो जितना भी लाइगेंड क्या हो, जितना पास आएगा मेटल के, उतना रिपल्सन होगा मेटल के डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन और लाइगेंड के बीच में। तो सेकेंडरी इंट्रैक्शन में क्या होता है, सेकेंडरी इंट्रैक्शन भी आपके पास बढ़ेगा। सेकेंडरी इंट्रैक्शन में क्या होगा बताओ, आपका बढ़ेगा। तो सेकेंडरी इंट्रैक्शन बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है डेल्टा ओ का वैल्यू भी बढ़ेगा। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, छोटा सा क्वेश्चन करके फिर चलते हैं। इससे हम बात कर रहे हैं कोबाल्ट NH3 6, ठीक है, यहाँ पर आएगा 2+, और बात हो रहा है कोबाल्ट NH3 6, यहाँ पर क्या आएगा बताओ, आपका 3+, यहाँ पर आपके पास आएगा D7, यहाँ पर क्या आएगा बताओ, कोबाल्ट 2+ 3D7। यहाँ क्या होगा, कोबाल्ट आपका 3+ क्या होगा बताओ, 3D6। इस बाद में देखेंगे डी कैसे भरना है इलेक्ट्रॉन, इस बात का। इसका देखो स्प्लिटिंग कितना होगा, इतना होगा, इसका जो स्प्लिटिंग होगा कितना होगा, इतना मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका स्प्लिटिंग कितना होगा, इसका स्प्लिटिंग होगा आपका इतना, और बड़ा कर देता है तो सिस्टम लगे सेम ही है, थोड़ा बड़ा होगा ये, तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, लगभग इसका कितना होगा स्प्लिटिंग बताओ, इतना होगा। तो ज़्यादा किसका हुआ था, इसका। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर आप +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर आके आपका बात बताइए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ऑक्सीडेशन, अच्छा ये कुछ नहीं होता, डेल्टा ओ को हम लोग क्या लिखते हैं, इसको ही एनर्जी भी बोल सकते हैं, तुम डेल्टा ई भी बोल सकते हो, एक और नाम याद रखना। और डेल्टा ई क्या होता है, Sc/λ, ध्यान रखना ये सब चीज़ों को। ठीक है, तो अगर यहाँ से अगर हम इसका बात करें लेमडा, यहाँ से मेरा क्या होगा, एनर्जी λ1 ये हुआ और λ2 ये हुआ, तो कौन सा लेमडा ज़्यादा होगा, तो यहाँ इन्वर्सली रिलेशन है। ठीक है, तो λ1 ज़्यादा होगा, क्यों, λ2 के। डेल्टा E1 कम है, डेल्टा E2 ज़्यादा है। और डेल्टा ई क्या ही होता है, डेल्टा ई कुछ नहीं होता है, डेल्टा और नॉट जैसा होता है, इसको ही डेल्टा ई के नाम में चेंज कर देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है सब चीज़ों को। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। नेक्स्ट मेरा है क्या है, पोजीशन ऑफ सेंट्रल एटम, पोजीशन ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है,
तो बात कर रहे हैं हम लोग पोजीशन ऑफ सेंट्रल एटम का। तो पोजीशन ऑफ सेंट्रल एटम का मतलब क्या होगा, देखो पर्सन ऐसे मान के चलते हैं, अगर हम मेरा 3D ऑर्बिटल है, मेरा 4D है, मेरा 5D है, जब ऊपर से नीचे हम लोग आ रहे हैं तो मेरा क्या बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव मेरा क्या हो रहा है बोलो, बढ़ रहा है। ऐसा क्यों बढ़ रहा है, ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, लेंथेनाइड और डी कंट्रैक्शन का, लेंथेनाइड और डी कंट्रैक्शन के कारण बढ़ रहा है। ठीक है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव के बढ़ने से क्या बढ़ेगा, किससे क्या बढ़ेगा, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बढ़ेगा। फिर शॉर्ट में लिख रहे हैं, इसके बढ़ने से क्या होगा, इसके बढ़ने से प्राइमरी इंटरेक्शन जो होगा आपका, फिर क्या होगा बताइए, बढ़ेगा। प्राइमरी इंटरेक्शन में बढ़ने से क्या होगा आपका, सेकेंडरी इंटरेक्शन भी क्या होगा बोलो आपका, बढ़ेगा। मतलब पहले तो पहला काम क्या होगा, अट्रैक्शन का फोर्स बढ़ेगा, फिर क्या होगा आपका सेकेंडरी इंटरेक्शन क्या था, रिपल्सन का फोर्स, रिपल्सन का फोर्स भी बढ़ेगा, और रिपल्सन फोर्स बढ़ेगा तो गैप भी बढ़ेगा, तो गैप बढ़ने से क्या होगा, डेल्टा नोट का वैल्यू भी बढ़ेगा। तो एक क्वेश्चन हम लोग छोटा सा देख लेते हैं इसको बेसिस पर, इस एग्जाम्पल में बात करते हैं। देखो यहाँ पर कोबाल्ट NH3, ठीक है, 6 3+, ठीक, 6 3+। सेकेंड क्या होगा आपके पास, RH NH3 होल 6 3+, ठीक है। उसके बाद एक और क्या हो सकता है आपका बताइए, IR NH3 होल 6 3+। तो क्या है, कोबाल्ट 3+ है, रुथेनियम, पहले कोबाल्ट 3+ यहाँ से आएगा, यहाँ से क्या आएगा RH 3+, यहाँ से क्या आएगा इरिडियम आपका 3+। ये आपका 3D, ये गैप आपका ये हुआ, ये आपका क्या 3D 6 है, आपके पास 4D आ जाएगा। ये क्या है आपके पास 4D, ये क्या हो जाएगा आपके पास 4D 6 हुआ। ये थोड़ा इसको मतलब बनाना होगा। तो इसका डेल्टा नोट का वैल्यू आपको क्या होता है, ये हुआ, इसके डेल्टा नोट का वैल्यू कितना होता है, ये हुआ, और 5D, सॉरी, इसके डेल्टा नोट का वैल्यू ये हुआ, ये क्या होगा बस 5D 6। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ डेल्टा नोट का, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, इरिडियम का, फिर आपका रुथेनियम का, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद थोड़ा नीचे और चलते हैं, अब हम बात करते हैं लाइगेंड के कॉन्सेप्ट पर। अब सेकंड आता है आपका, बताइए लाइगेंड के बेसिस पर क्या होता है, लाइगेंड रिलेटेड फैक्टर। इसका हम लोग वो भी पढ़ेंगे लिमिटेशन पर, लेकिन इसके बारे पहले पढ़ लेते हैं। तो ये जो तुम्हारा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आया था, वो यही देख के आया था, कौन लाइगेंड डालेंगे तो कितना स्प्लिटिंग होगा। तो बेसिक बताते हैं, हम लोग बात करते हैं एक्स का। तो एक्स से ज़्यादा क्या होगा आपका O, और ज़्यादा N C का। ऐसा क्यों हुआ कि आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आप देखेंगे तो एक्स का सबसे ज़्यादा होगा, फिर O का, फिर आपका N का, फिर आपका C का, ठीक है। तो जो एक्स मतलब एक्स समझ रहे हो ना, एक्स मतलब क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एक्स मतलब ये हुआ। तो जो जैसे फ्लोरीन ही ले लेते, चलो जैसे फ्लोरीन हुआ, तो फ्लोरीन का जो लूप होगा वो ऐसा होगा, ठीक है। इसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भरा होगा। ऑक्सीजन का जो लूप होगा
थोड़ा सा बड़ा होगा, इसके पास रहेगा इलेक्ट्रॉन, और N का जो होगा थोड़ा और बड़ा रहेगा, तो ये रहेगा, और C का जो होगा बहुत बड़ा रहेगा, तो ये होगा। तो ये हुआ, जैसे यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, अच्छा क्या बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, मतलब प्राइमरी इंट्रैक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। प्राइमरी इंट्रैक्शन क्या हो रहा है, बोलो, बढ़ रहा है। जब प्राइमरी इंट्रैक्शन अगर आपका बढ़ रहा है तो आपका सेकेंडरी इंट्रैक्शन भी क्या होगा, बताओ, सेकेंडरी रिपल्सन, क्योंकि ये ज़्यादा कार्बन भाई ज़्यादा लगाएगा रिपल्सन, क्योंकि उसका लो बड़ा है, जल्दी लगाएगा रिपल्सन। तो सेकेंडरी इंट्रैक्शन में क्या हो रहा है आपका बताइए, बढ़ रहा है। इसके बढ़ने के कारण क्या हो, डेल्टा ओ का भी वैल्यू आपका बढ़ रहा है। तो ये एक फैक्टर है। इसके बेसिस पर क्या बना था आपका, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाया गया था। क्या बनाया गया था, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना था। क्या बना था, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आयोडीन माइनस सबसे कम, फिर Br माइनस, फिर आपके पास आया था SCN माइनस, फिर क्या आया था Cl, फिर क्या आया था N3 माइनस, फिर क्या आया आपका F माइनस, फिर क्या आया आपके पास OH माइनस, O2 माइनस, H2O, ठीक है, EDTA, क्या होगा बस EDTA होगा। उसके बाद GLY, pyridine, NH3, बाईपिरिडीन, फिनाइल थ्री सॉरी NO2 माइनस, Cl माइनस और CO। तो ये बेसिक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और तो कोई खास इसमें हमको लग नहीं रहा है इतना इसके अलावा, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से थोड़ा सा वो उसका मतलब कैलकुलेशन करना सीखेंगे, चीज़ों को कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और एक और इसमें ऐड कर लीजिएगा पॉइंट को, चलिए उसको ऐड ही कर लीजिए, जितना चिलेट इफेक्ट होता है, ठीक है। एक की बात बस याद रखिएगा, चिलेटिंग, इसको हम लोग देखेंगे आगे, चिलेटिंग इफेक्ट, ठीक है। तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ चिलेटिंग, मतलब इसको ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ चिलेटिंग रिंग बढ़ेगा, चिलेटिंग रिंग बढ़ेगा। आगे समझेंगे CFAC क्या होता है, CFAC आपकी बढ़ेगी, ठीक, और स्टेबिलिटी आपकी बढ़ेगी। इसको हम लोग अच्छे देखेंगे, ठीक है, और सभी लिख लो यहाँ पर, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए, स्प्लिटिंग करना समझ गए, प्राइमरी इंट्रैक्शन समझ गए, सेकेंडरी इंट्रैक्शन समझ गए, ये समझ गए कि डेल्टा नॉट मेरा क्या होता है, कुछ नहीं है, डेल्टा ई के डायरेक्टली होता है, और डेल्टा ई कुछ नहीं 1/λ का होता है। तो ये सब बातों पर खूब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और लेमडा का जानते हैं बिब्गियोर होता है, बिब्गियोर होता है। यहाँ से यहाँ क्या होता है आपके पास, लेमडा का वैल्यू बढ़ता है, तो यहाँ से यहाँ क्या होगा आपको बताइए, डेल्टा नॉट का वैल्यू बढ़ेगा, और यहाँ से यहाँ क्या होगा बताइए, डेल्टा ई का वैल्यू भी बढ़ेगा। तो ये सब बातों को ध्यान रखना है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जिसमें हम लोग एक क्लास और लगेगा, आपका CFT पूरा ख़त्म हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन उसमें करेंगे, CFAC निकालना सीखेंगे, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन को भरना सीखेंगे, फिनिश। चलिए, गुड बाय बाय।